तो फ्रेंड्स, हम आज अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में से जो हमने पढ़ा था उसी के आगे का पॉइंट्स हमने टच किया, और इसमें जो हमने आज टॉपिक टच किया है वो स्क्रीन पे देख रहे होंगे। वह पर्यावरण है। जो पर्यावरण शब्द हो 2 शब्द से मिलकर के बना है, परि धन आवरण। तो परि और आवरण का एक अलग अर्थ होता है, जो नीचे देखें इंडिकेट किया हुआ है। परि का जो अर्थ होता है चारों तरफ, और आवरण का जो अर्थ होता है ढका हुआ, अर्थात चारों तरफ से ढका हुआ, अर्थात वह स्थान जो जिस क्राइटेरिया से, जिस तत्वों से, जिस उन सारे कंपोनेंट से ढका होता है, वह उसका पर्यावरण कहलाता है। तो पर्यावरण को फ्रेंड्स अगर हम समझते हैं तो और बेटर तरीके से समझ सकते हैं। जीवों के समूह रूप में, सामूहिक रूप में प्रभावित करने वाले वे सभी कारक पर्यावरण कहलाते हैं। वह कारक हमारा बल हो सकता है, पदार्थ हो सकता है, दशा हो सकता है, या अन्य सारी वैसी चीज़ें हो सकती हैं जहाँ पर आदमी अपने आवास में रहता है, और उसके तरफ तमाम जो जीव जंतु पेड़ पौधे होते हैं जो उसे प्रभावित करते हैं, वे सारे उसके पर्यावरण। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख रहे हैं पर्यावरण के बाद हम सीधे आते हैं टॉपिक पर, पर्यावरण के भाग। जो पर्यावरण के भाग हैं, लर्नर्स वो दो हैं। एक फिजिकल इन्वायरमेंट है, जो दूसरा है बायोटिक इन्वायरमेंट। तो लर्नर्स यहाँ पे देख रहे हैं जो फिजिकल अर्थात जो भौतिक पर्यावरण है वह, और जो जैविक पर्यावरण है, अपने शब्दों से ही वे डिफाइन है। अगर शब्दों को ही अगर समझें हम तो सटीक तरीके से इसके डिफिनेशन को लिख सकते हैं। अर्थात भौतिक पर्यावरण वे पर्यावरण होते हैं जिसके अंतर्गत, जिसमें जल हो गया, सूर्य हो गया, प्रकाश हो गया, खनिज तत्व हो गया और प्रकाश हो गया, खनिज लवण हो गया, आर्द्रता हो गया, पृथ्वी हो गई, वायु, ये आज सारी चीज़ें सम्मिलित होती हैं। इसी को ही हम भौतिक पर्यावरण के रूप में कहते हैं। इसकी अति निरंतरता से ही पृथ्वी का कटाव, अपघटन, अवसादीकरण, भूकंप और अन्य सारी आपदाएं क्या करती हैं, जन्म लेती हैं। तो फ्रेंड्स, ये भौतिक पर्यावरण अर्थात उन वस्तुओं से होता है जो पृथ्वी पर सारे विद्यमान है। वे सारे पदार्थ ही मिलकर के भौतिक पर्यावरण को जन्म देते हैं। फ्रेंड्स, दूसरा जो हमारा है जैविक पर्यावरण। जैविक पर्यावरण से तात्पर्य जो भौतिक इन्वायरमेंट की बात करता है। इसमें ये सारे शब्दों से ही क्लियर है। जैविक मतलब अर्थात वे जीव जंतु जहाँ पे जीवन निर्वाह करते हैं, जीवन को जीते हैं, जो प्रतिक्रिया संबंध स्थापित करते हैं, जो प्रतिक्रिया करते हैं एक दूसरे के साथ रह करके, फ्रेंड्स, उसी को हम जैविक पर्यावरण के रूप में कहते हैं। तमाम सारे जीवों में जो संबंध स्थापित होते हैं उसमें जैसे संस्कृति हो गया, व्यवहार हो गया, आचरण हो गया, फिर धर्म हो गया, जाति हो गया, प्रतिस्पर्धा हो गया, फिर दृष्टिकोण हो गया, व्यक्तिगत आवश्यकताएं हो गई। इन सारे आधार पर ही हम जैविक पर्यावरण को पढ़ते हैं। फ्रेंड्स, अगली जो हेडिंग के रूप में हम यहाँ पे देख रहे हैं, जो अगला हमारा क्लासिफिकेशन के रूप में आया, एक पर्यावरण की आवश्यकता, नेसेसिटी ऑफ इन्वायरमेंट। हमें पर्यावरण की आवश्यकता क्यों पड़ती है और पर्यावरण की आवश्यकता की ज़रूरत क्या है, किसी पर्यावरण में किस प्रकार का कैसा होना चाहिए, ये बहुत बड़ा आज के लिए हमारे चैलेंजेस क्वेश्चंस हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख रहे हैं जो पर्यावरण की आवश्यकता की बात कर रहा है, स्वच्छ व शुद्ध वातावरण में संपूर्ण मानव एवं जीव जंतु हेतु अति आवश्यक है। अर्थात साफ सुथरा वातावरण प्रत्येक जीवों के लिए आवश्यक है। कई दशकों से पूर्व भारतीय संस्कृति पूर्व विकसित नहीं हुई थी तो अपव्यय कम थे, लेकिन आज हमारी जो संस्कृति तमाम सारे ऐसे विकास हो चुके हैं जिसमें सर्वाधिक बुराइयां भी पनपी हैं, जिसमें सबसे बड़ा जो नाम आता है उसमें जनसंख्या में कई गुना वृद्धि हुआ है। इससे दूर करने के लिए नए नए उपाय सोचे जा रहे हैं। वातावरण को शुद्ध बनाए रखने के लिए पूरे विश्व के वैज्ञानिक नए नए शोध कर रहे हैं जो वातावरण को शुद्ध बनाए रखने में साबित होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये पर्यावरण अगर स्वस्थ रहेगा, शुद्ध रहेगा, सही रहेगा, तो हम जहाँ पे जीवन जी रहे होंगे तो स्वस्थ वातावरण में रह करके हम स्वस्थ जीवन को जी सकते हैं। अन्यथा पर्यावरण यदि प्रदूषित रहेगा तो हमारा जीवन भी अस्त व्यस्त रहेगा। चाहे जिस भी प्रकार का पर्यावरण, चाहे भौतिक पर्यावरण हो, चाहे सांस्कृतिक पर्यावरण हो, प्रत्येक प्रकार के पर्यावरण में जैसे मान लीजिए सूर्य ही की रोशनी तेज हो जाए, प्रकाश कम हो, फिर खनिज तत्वों की कमी हो जाए, चाहे प्रदूषित हो जाए, सांस्कृतिक पर्यावरण, फिर जो हमारा व्यवहार, ये सारे पर्यावरण हमारे एकदम अति आवश्यक हैं। जब तक ये स्वस्थ और शुद्ध अच्छा नहीं होंगे तब तक एक सही तरीके से मानव जीवन अपने जीवन जीने में सफल नहीं होगा।
पर्यावरण की आवश्यकता के बाद फ्रेंड्स हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं जयमंडल। जयमंडल की बात अगर हम करते हैं तो अर्थात जीव जंतु जहाँ पे अपने जीवन को निर्वाह करते हैं उसी को जयमंडल कहते हैं। फ्रेंड्स इसमें देख रहे होंगे, आपको मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ 6 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, अर्थात पूर्णतः जो मिला गया यहाँ पे 19 किलोमीटर। अगर हम इसकी बात करते हैं तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे पाते हैं संपूर्ण पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीव समुदाय व अजैव घटकों के साम्राज्य को ही हम जयमंडल कहते हैं। फ्रेंड्स इसमें हम बात करते हैं जो जयमंडल होता है 6 किलोमीटर पृथ्वी सरफेस से 6 किलोमीटर ऊपर ऊंचाई तक, और पृथ्वी जो सरफेस है जो तल है उससे 6 किलोमीटर समुद्र में गहराई तक ये जो भूभाग पाया जाता है, स्थल पाया जाता है, अर्थात कुल मिला जुला कर कह सकते हैं कि 19 किलोमीटर का जो ये दायरा होता है उसमें पूर्णतः सारे जीवधारी पाए जाते हैं और इसी को ही हम जयमंडल कहते हैं। फ्रेंड्स ये जो जयमंडल है वो 3 भागों में डिवाइड किया जा सकता है, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम बात करेंगे यहाँ पर स्थल मंडल की। स्थल मंडल की अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स तो हम पाते हैं पृथ्वी की ऊपरी परत को जिसमें हम खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, खनिज पदार्थ तथा मृदा पाई जाती है, उसी को हम कहते हैं। अब ये नहीं फ्रेंड्स की मतलब स्थल मंडल पृथ्वी के पूरे गहराई तक गए होते हैं कि स्थल मंडल है, अर्थात स्थल मंडल से तात्पर्य पृथ्वी की ऊपरी भूपर्पटी से अर्थ लिया जाता है। तो यहाँ देख रहे हैं, पाएंगे इसमें हम देखते हैं इस मृदा पर ही पेड़ पौधे आते हैं जिसमें जितने भी मानव जीवन होते हैं, चाहे जितने भी जीवधारी होते हैं, प्रत्येक लोगों की आवश्यकता की पूर्ति की उपभोग की चीजें इसी सरफेस पर मिलती हैं, जो हमारा स्थल मंडल होता है। अर्थात पृथ्वी के 6 किलोमीटर तक गहराई तक और कह सकते हैं ऊंचाई तक और 6 किलोमीटर के गहराई तक, इन्हीं में प्रत्येक मानव की प्रत्येक आवश्यकता की पूर्ति की चीजें यहाँ पर मिलती रहती हैं। फ्रेंड्स हम अगला टॉपिक हम टच करते हैं जो हमारा है स्थल मंडल, जिसे हम हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। इस जल मंडल में अगर हम देखते हैं तो जो नदी है, झील है, समुद्र है, तालाब है, हिमनद है, जीवधारी है। ये जीवधारी के अलावा तमाम सारे अन्य भी ऐसी चीज़ें हैं जो पाई जाती हैं, जैसे कह सकते हैं तालाब है, पोखरा है, नदी है, नहर है, ये सारे मतलब जल यहाँ पर पाए जाते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे एक आंकड़ा हम देखते हैं, लिखा हुआ है 97% जो जल होता है वो हमारा समुद्र में पाया जाता है, जो 2% जो हमारा जल होता है वो हिमनद में पाया जाता है। हिमनद से तात्पर्य फ्रेंड्स समझ रहे होंगे हिमानी नदियाँ, जहाँ पे वह नदियाँ जहाँ पे मतलब बर्फ को क्या कहती है, हिम को अर्थात बर्फ को ढोकर के लाती है, जैसे ये बर्फीली एरिया में होता है उसमें होता है 2% जल वहाँ पे स्थापित है, और 1% जो जल है फ्रेंड्स यहाँ पे देख रहे हैं वो जीवधारी अर्थात मानव अन्य जीवन यापन करने वाले जो प्राणी होते हैं वो उपभोग करते हैं, तो ये इनके लिए उपयोगी होता है। फ्रेंड्स आगे हम बात करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है जो हमारा अगला टॉपिक है, यहाँ पे लिया हमने वायुमंडल। वायुमंडल से तात्पर्य फ्रेंड्स हम देख रहे हैं जो वायुमंडल होता है स्थल मंडल के चारों ओर लगभग 6000 मीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है, जिसमें सर्वाधिक मात्रा में आप देख रहे होंगे यहाँ पर नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और O3। फ्रेंड्स यहाँ देख रहे हैं O3 का मतलब होता है ओजोन। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो अगला इसमें जो दिया हुआ है ऑक्सीजन भी मतलब इसमें पाया जाता है। और इस तरीके से हम देखते हैं फ्रेंड्स तो यहाँ पर जो जलवाष्प होता है वो भी कहीं न कहीं ये भी हमारा क्या होता है इस वायुमंडल में पाया जाता है। तो ये सारे जो होती हैं ये घिरी होती हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम देख रहे हैं वायुमंडल की संरचना अर्थात ऑटोस्फेरिक स्ट्रक्चर के बाद हम यहाँ पे दूसरा पॉइंट टेकअप कर रहे हैं टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। तो टाइप ऑफ इकोसिस्टम में हम देखते हैं कि जो अंतःक्रिया का आत्मनिर्भर प्राकृतिक जो व्यवस्था है फ्रेंड्स इसमें किस तरीके से किया गया, अर्थात जो काइंड्स ऑफ इकोसिस्टम यहाँ पे दिखा रहा है जो प्रकृति के द्वारा जो मतलब प्रत्येक प्राणियों जो जितने भी स्थल पे पाए जाते हैं जैव घटक और अजैव घटक में जो स्थल पे रहते हुए किस तरीके से इनका क्या होता है एक दूसरे के साथ सामंजस्य होता है, इसको हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे। तो इस अध्ययन में हम देखते हैं कि 3 क्राइटेरिया इसका। पहला क्या है स्थितीय पारितंत्र, जो दूसरा हमारा क्या जलीय पारितंत्र, और तीसरा की बात करते हैं तो आकाशीय पारितंत्र। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो असली हमारा कह सकते हैं पारितंत्र है वह हमारा इस भूभाग से होगा, पृथ्वी की सरफेस की बात करते हैं। और जली की अगर हम बात करते हैं तो जल से तात्पर्य समझ रहे हो कि जो हमारा
जो हाइड्रोस्फीयर है अर्थात समुद्र है, नदियां हैं, तालाब हैं, हम इससे बात करते हैं। पुनः अगर देखते हैं आकाशीय पिंड अर्थात हमारा वायुमंडल का इसमें अध्ययन किया जाता है। तो इस तरीके से तमाम सारे ऐसे सिस्टम पे हम अलग अलग तरीके से उसमें आएंगे। इसके अलग भाग में पहला जो हमारा टॉपिक होगा अगले वाले पेज पर हम लेके आएंगे, स्थलीय पारितंत्र के बारे में हम चर्चा करेंगे फ्रेंड्स। हम यहाँ पे देख रहे हैं जो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र के जो प्रकार थे स्थलीय, जलीय और आकाशीय के बाद हम पहला पॉइंट जो टच किए, जो हमने क्लासिफिकेशन किया था स्थलीय पारितंत्र। स्थलीय पारितंत्र मतलब अर्थात स्थल के जो मतलब जो क्राइटेरिया हैं, जो इनका स्वरूप है उसके रूप में। जैसे हमारा स्थल किस किस रूप में पाया जाता है, रेगिस्तान है, मरुस्थल है, घास है, टुंड्रा प्रदेश है और तमाम सारे ऐसे मतलब भूभाग है, कुछ पथरीली है, कुछ कंकरीली। इस आधार पर हम स्थलीय पारितंत्र का हम अध्ययन करते हैं। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो फ्रेंड्स हमारे इसके कितने क्राइटेरिया हैं, कोने में देखिए लिखा हुआ 3 भाग होते हैं। 3 भागों के तहत हम अध्ययन करते हैं। पहला हमारा है यहाँ पे वायुमंडल, जो दूसरा हमारा है जलवायु और जो तीसरा हमारा है मृदा। इन 3 के बेस पर पे हम क्या करेंगे, स्थल का हम पूरा अध्ययन यहाँ पर करने वाले हैं। तो पहला टॉपिक जो हमारा वायु है, वायु को फ्रेंड्स हम यहाँ पे लेते हैं, जो स्थल से दूसरे के स्थल के साथ वायु का क्या सामंजस्य होता है। तो फ्रेंड्स हम यहाँ देख रहे हैं जो हमारा वायु होता है, इसमें अधिकतम मात्रा में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और O2, जीव जंतु और पेड़ पौधे इनमें क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ सामंजस्य बनाते हैं। जैसे फ्रेंड्स अगर देखते हैं तो जो मानव प्राणी होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है और जो पौधे होते हैं वह ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। तो इस तरीके से जो जीव है और पेड़ पौधे हैं दोनों में एक गहरा संबंध होता है। जो मानव CO2 को छोड़ता है, वो पौधे क्या करते हैं, अपने भोजन के रूप में CO2 को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और बदले में ऑक्सीजन देते हैं। तो इस तरीके से इस वायुमंडल में वायु से हमारा जो मानव का और जो वनस्पतियों का जो संबंध है बहुत ही गहरा, दोनों एक दूसरे के साथ पूरक के रूप में कार्य करते हैं। अर्थात जो मानव छोड़ता है पेड़ पौधे ले लेते हैं और जो पेड़ पौधे छोड़ते हैं मानव के लिए प्राणवायु के रूप में मानी जाती है। फ्रेंड्स यहाँ पे जो दूसरा टॉपिक हम उठा रहे हैं, जलवायु के बारे में बात करते हैं, जिसकी अंग्रेजी क्लाइमेट होती है। तो यह क्लाइमेट हमारा होता है 3 तत्वों से मिलकर के बना होता है। क्लाइमेट में तापमान, नमी और प्रकाश, ये 3 चीज़ मिलकर के क्लाइमेट को क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। तो इस क्लाइमेट में हम देख रहे हैं फ्रेंड्स, पहला जो टॉपिक है हमारा तापमान। तापमान कह रहा है पृथ्वी की सतह एवं वायु के निम्न विशिष्ट ऊष्मा के कारण भिन्न भिन्न जगहों पर भिन्न भिन्न ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। जैसे एक ही स्थान पर अगर हम बात करते हैं तो तापमान अलग अलग होता है। अगर हम देखते हैं पथरीली क्षेत्र में तो वहाँ तापमान कुछ और होता है, भूभागीय में समतल मैदानों में देखते हैं तो वहाँ पे तापमान कुछ और होता है। तो इस तरह से अलग अलग तापमान होते हैं। तो सूर्य एक ही है लेकिन जगह और स्थान बदलने पे तापमान क्या होता है, बदल जाता है। फ्रेंड्स हम दूसरा टॉपिक लेते हैं नमी। तो नमी भी कहीं कहीं जो हमारा जलवायु है उसको बनाने में बड़ी भूमिका अदा करती है। ये अलग अलग स्थानों पर भी ये भी अलग अलग होती है। तो सूर्य के तापमान पे और जो हमारा स्थल है, स्थल के जो मिट्टी है उस पर डिपेंड करता है कि किस किस तरीके से तापमान बनता है। फ्रेंड्स हम आगे बात करते हैं जलवायु में जो हमारा तीसरा टॉपिक है वो प्रकाश है। प्रकाश भी बड़ा भूमिका अदा करता है। सूर्य का प्रकाश जो पृथ्वी पर आता है वो भिन्न विभिन्न तरंगदैर्घ्य वाली किरणें होती हैं। पर्यावरण प्रदूषण के कारण कहीं पर सूर्य की रोशनी कम तो कहीं पर अधिक होती है। ये तरंग के जो हमारा जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी जो है कई प्रकार के तरंग दैर्घ्यों से होकर के प्रकाश गुजरता है। तो कहीं पे तापमान कम और अधिक होने के पीछे प्रकाश जो तरंग दैर्घ्यों से गुजरता है उस पर डिपेंड करता है कि कहीं पे अधिक है तो क्या होगा, कहीं पे कम तरंग दैर्घ्य है तो क्या होगा। तो प्रकाश भी डिपेंड करता है कि कहाँ पे कितना तापमान होगा। फ्रेंड्स अगला जो टॉपिक है हमारा जो स्थलीय परितंत्र का वायु है और जलवायु है। जलवायु के बाद हमारा तीसरा नंबर है वहाँ पर मृदा के बारे में हम बात करते हैं। फ्रेंड्स हम पाते हैं पृथ्वी की ऊपरी सतह अर्थात भूपर्पटी जिसे कहते हैं, जो 6 किलोमीटर के रेंज में फैला हुआ है जिसमें कार्बनिक पदार्थ, खनिज पदार्थ उत्पन्न होते हैं। इसी तत्व में जो भूपर्पटी है उसी में हमारे खनिज पदार्थ और कहते हैं कि क्या कार्बनिक पदार्थ उत्पन्न होते हैं, जिससे मिल करके हमारी भूपर्पटी बनी होती है और इससे ही मृदा बनती है। तो फ्रेंड्स कहीं कहीं ये भी अलग थलग होती है।
हमारी जो ये मृदा है ये भी अलग अलग स्थानों पे अलग, कहीं बलुई मिलती है तो कहीं दोमट मिलती है तो कहीं चिकनी मिट्टी मिलती है। ये सारा हमारा इस तापमान पे, जलवायु पे भी निर्भर करती है। तो फ्रेंड्स कहीं कहीं देख रहे हैं जो स्थलीय परितंत्र होता है, वायु, जलवायु और ये मृदा पे डिपेंड करती है कि किस तरीके से क्या क्या होना चाहिए। वो 500 किलोमीटर की रेंज में ये फैला हुआ है। फ्रेंड्स हम यहाँ पे देखते हैं, अगर हाइट की बात करते हैं, इसका क्लासिफिकेशन जो लिखा है ट्रोपोस्फीयर है, स्ट्रेटोस्फीयर है, मेसोस्फीयर है और थर्मोस्फीयर है। ये हमारे जो 4 इसके क्लासिफिकेशन है, इस 4 क्लासिफिकेशन के तहत पूरे हमारे वायुमंडल को बांटा गया है। अगर हम देखते हैं जो पृथ्वी तल से इसकी ऊंचाई की अगर बात करते हैं, जो ट्रोपोस्फीयर होता है उसकी जो ऊंचाई होती है 11 किलोमीटर होती है। स्ट्रेटोस्फीयर की अगर हम बात करते हैं तो 11 किलोमीटर से लेकर के 60,000, अर्थात जहाँ से 11 खत्म होता है वहाँ से 60 किलोमीटर की जो रेंज में होता है वो स्ट्रेटोस्फीयर होता है। पुनः फ्रेंड्स बात करते हैं मेसोस्फीयर, अर्थात स्ट्रेटोस्फीयर के बाद जो 60 किलोमीटर का रेंज समाप्त होता है, वहाँ से 60 किलोमीटर से लेकर के 95 किलोमीटर तक मेसोस्फीयर पाया जाता है। पुनः फ्रेंड्स अगर चौथे की बात करें स्ट्रेटोस्फीयर, तो 95 किलोमीटर से लेकर के और 500 के रेंज तक के जो हमारा पाया जाता है वो थर्मोस्फीयर पाया जाता है। फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं यहाँ पे टेम्परेचर की, तो अलग अलग जैसे से जोन बदलते जाते हैं वैसे इसका जो होता है टेम्परेचर भी बदलता जाता है। तो देखते हैं जो स्ट्रेटोस्फीयर की बात करता है, ट्रोपोस्फीयर की फ्रेंड्स बात करता है, उसमें जो तापमान होता है वो 15 डिग्री से लेकर के वो 56 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। फ्रेंड स्ट्रेटोस्फीयर की बात करता है तो वहाँ पे जो तापमान होता है वो 56 डिग्री से लेकर के -2 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। पुनः यहाँ पे अगर बात करते हैं इस तरीके से जो तापमान यहाँ पे होता है फ्रेंड्स 2 डिग्री से लेकर के यहाँ पे 92 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। पुनः यहाँ 90 डिग्री से लेकर के 1200 सेंटीमीटर तक की यहाँ पे होता है। फ्रेंड्स ये अलग अलग मतलब माइनस में सारे मतलब जो तापमान होती है वो देखे जाते हैं। और अगर हम ट्रोपोस्फीयर की बात करते हैं, जो मैनेज करता है, मैंस होता है, इसमें जो पाए जाते हैं जो तत्व वो अधिकतर में देखते होंगे। ट्रोपोस्फीयर में नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और यहाँ पे जल है। स्ट्रेटोस्फीयर की अगर हम बात करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन पाया जाता है। अगर हम देखें मेसोस्फीयर में तो इसमें ऑक्सीजन और नाइट्रो ऑक्साइड की मात्रा पाई जाती है। ट्रोपोस्फीयर की अगर बात करते हैं फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, जो ऑक्सीजन होता है फिर ऑक्सीजन प्लस होता है, N2+ होता है, अर्थात ये सब आयन मंडल के रूप में पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम देख रहे हैं जितने भी हमारे ये वायुमंडल संरचना के जो अलग अलग तत्व हैं, इनमें ये अलग अलग क्लासिफिकेशन के रूप में हमने यहाँ पे इसका अध्ययन किया। तो फ्रेंड्स तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिए। नेक्स्ट टाइम पे हम अगले वीडियो लेकर के आएंगे। जो अगला वीडियो होगा हमारा पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार के रूप में वहाँ पर अध्ययन